फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 6 5 क्लास कंप्लीट हो चुका है। उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना उत्तक, यानी हम लोग आज पढ़ेंगे टीसू के बारे में। और ये देखिए, आप लोग के जो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जितने एग्जाम्पलर दिए गए हैं ये सारे वो ओरिजिनल एग्जाम्पलर है। अगर यही आप किसी का बैच खरीद रहे हैं तो किसी का बैच एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 500 से नीचे तो है यही नहीं है। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बहुत बेसिक लेवल से इसको समझाती भी हूँ, जिससे कि आप अगर नहीं भी थ्योरी पढ़े हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे टीसू यानी उत्तक, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि यानी टीसू उत्तक होता क्या है। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए उत्तक यानी कोशिका, हमारी बॉडी हर एक कोशिका, हमारी बॉडी कोशिका से मिलके बनी है। हर कोशिका से मिलके उत्तक बना है। जैसे कि ये एक है सिंगल है, अगर यहाँ पे सिंगल है तो इसको हम बोलते हैं कि सेल है। जब यही कई सारा यहाँ पे ग्रुप बन गया है तो इसे हम बोलते हैं कि ये है टिश्यू है। जब टिश्यूओं का समूह बन जाएगा तो हम उसको बोलेंगे आर्गन है। जब आर्गन का समूह बन जाता है तो हमारी एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो यानी सेल के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू क्या और कितने प्रकार का होता है, तो टिश्यू आप लोग का दो प्रकार, टिश्यू एनिमल के टिश्यू अलग होते हैं और प्लांट के टिश्यू अलग होते हैं। तो हम पढ़ सकते हैं कि पहले प्लांट के टिश्यू में बस माइंड मैप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि इसकी थ्योरी हम लोग की चल रही है तो हम लोग थ्योरी में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए प्लांट में दो प्रकार का होता है। एक हो जाता है आप लोग को विभाज्य उत्तक, एक होता है विभाज्य उत्तक और एक होता है अस्थाई उत्तक, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है तो मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ, इंग्लिश में बोल दे रही हूँ। उसके बाद आप लोग इसको बांट सकते हैं। इसको आप बांटेंगे 3 भागों में। एक हो जाता है एपिकल, लेटरल और एक होता है इंटरनोड। तो देखिए एपिकल यानी शीर्ष विभाज्य उत्तक, जैसे कि आप पेड़ देखते हैं अगर ऊपर से कोई जानवर उसको खा गया है, जैसे कि आम का पेड़ है, ये पत्तियां हैं, यहाँ से कोई जानवर पत्तियां को खा गया तो फिर वहाँ से एक पत्तियां निकल जाती है। अगर यह आप देहात से बिलोंग करते हैं तो जो आप नींव की दातुन तोड़ते हैं फिर वो आप शीर्ष विभाज्य उत्तक ही तोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से तोड़ते हैं तो फिर वहाँ से एक नई कंछी निकलती है और वो फिर एक इंटरनोड उसका सहयोग करता है बढ़ने के लिए। इंटरनोड होता है जो ये आप लोग का बीचों बीच में उसकी परिधि को बढ़ाता है। पार्श्वी विभाज्य उत्तक होता है जो पौधे को मोटा करता है। अब यहाँ पे आप देखिए एक होता है परमानेंट होता है। परमानेंट ये आप लोग का 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है कम्प्लेक्स। सिंपल में आप लोग का आ जाता है जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। यहाँ पे आप लोग का कम्प्लेक्स में आ जाएगा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, PCS। तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जाइलम 4 प्रकार का होता है, फ्लोएम भी 4 प्रकार का होता है। तो अगर थ्योरी की क्लास आप देख रहे होंगे तो वो सारा याद होगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को क्लास में उन सारी चीज़ों को याद करा दूँ। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये आप लोग का एक मृदु उत्तक, दृढ़ उत्तक, स्थूलकुड़ उत्तक। तो ये आप लोग का एक जो प्लांट का टिश्यू है उसका माइंड मैप है। और जब एनिमल में देखिए, एनिमल में 4 प्रकार का उत्तक हो जाता है। यानी एनिमल में जो एनिमल है उनमें 4 प्रकार का होता है। एक होता है उपकला उत्तक, एक होता है संयोजी उत्तक, एक होता है तंत्रिका उत्तक और एक होता है हृदय पेशीय उत्तक। जो कला उत्तक होता है 5 प्रकार का होता है। संवेदी पेश यानी जो यहाँ पे संवहन उत्तक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी 3 से 4 प्रकार का होता है। तंत्रिका उत्तक और हृदय मांसपेशीय ये 3 प्रकार की होती हैं। तो ये आप लोग का एक माइंड मैप था। जो आप पढ़े हैं पहले से तो समझ में आया होगा, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो सुने तो ज़रूर होंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे मृत कोशिका पूछा गया है। तो अब यहाँ पे प्लांट से है, तो प्लांट में कितने भागों में हमने बांटा, 2, एक मेरिस्टेमेटिक और एक होता था अस्थाई यानी परमानेंट। उसके बाद परमानेंट को हमने 2 भागों में बांटा था, एक कम्प्लेक्स होता था और एक सिंपल होता था। कम्प्लेक्स वाला में ही जाइलम फ्लोएम और पेरेनकाइमा पड़े थे। तो यहाँ पे मृदु उत्तक, दृढ़ उत्तक, स्थूलकुड़ उत्तक, उपकला उत्तक। तो उपकला उत्तक तो जानवर में आ गया तो ये होगा नहीं। तो यहाँ पे मृत कोशिकाएं जो होती हैं, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है दृढ़ उत्तक। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा जीवित होती है और स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है।
इसमें से आपको गलत कथन को चुनना है। मृदु ऊतकों में अंतरकोशिकीय स्थान होता है, बिल्कुल सही है। स्थूल कोण ऊतकों की कोशिकाओं के कोनों पे अनियमित रूप से मोटे हो जाते हैं, ये भी सही है। शीर्षस्थ और अंतर्वेष्टीय विभाज्य ऊतक अस्थायी ऊतक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा विभाज्य ऊतक कोशिकाओं का प्रारंभिक अवस्था में रसधानियाँ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे क्या शीर्ष विभाज्य ऊतक और अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक अस्थायी का भाग है? नहीं, ये विभाज्य ऊतक मेरिस्टेमेटिक का भाग है। तो यही आप लोग का गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। तो शीर्ष विभाज्य ऊतक, पार्श्वी विभाज्य ऊतक, अंतर्वेष्टीय विभाज्य ऊतक, ऊर्ध्व विभाज्य ऊतक। तो सही ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा पार्श्वी विभाज्य ऊतक ही उसके परिधि यानी पौधे को मोटे करने में सहयोग करता है। कौन सी कोशिकांग में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो ये छिद्रिल या सहचर्य कोशिकाएं होती हैं, जो ये फ्लोएम का भाग होता है। ये आप लोग का जाइलम का भाग है, ये भी अब जाइलम का है, ये भी जाइलम का है। तो फ्लोएम का सहचर कोशिकाएं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन कहा गया है कि आंत पचे हुए भोजन को अवशोषित करती हैं। उपकला कोशिका का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है? तो यानी स्तरीय स्थलकी उपकला ऊतक, ये उपकला ऊतक का भाग है। स्तंभाकार उपकला, तुर्क रेशे उपकला या घनाकार। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति के दुर्घटना में हाथ के दोनों बड़ी हड्डियां अस्थियां अपने स्थान से हट गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? तो यहाँ पे आपने एक सुने होंगे कि एक होता है लीगामेंट, यानी एक होता है लीगामेंट और एक होता है आप लोग का टेंडन। तो ये टेंडन में जो मांसपेशियां प्लस बोन जुड़ी होती हैं और लीगामेंट में बोन प्लस बोन जुड़ी होती है। एक होता है स्नायु और एक होता है कंडरा। तो यही पूछा गया है कि इसमें जब हड्डियों के बीच में पूछा है तो हड्डियों और हड्डियों के बीच में किसके टूटने की संभावना है? तो हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ता है? लीगामेंट या टेंडन? तो लीगामेंट जोड़ता है। तो सही ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा स्नायु के टूटने का। अगला क्वेश्चन देखिए, काम करते समय, हम दौड़ते समय या अपने हाथ पैर आदि अंगों को हिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिकनी पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए स्नायुओं को खींचती है। या अगला पूछा गया है कि चिकनी पेशियां संकुचित होकर, यहाँ पे संकुचित होकर चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचती है। या कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए स्नायुओं को खींचती है। या कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए कंडरा को खींचती है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कौन सी पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करती है? तो हम लोग के पास पेशियां तीन प्रकार की होती हैं, एक ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियां। ऐच्छिक जो हमारे बस में हो, जैसे कि हमें लिखना है, बोलना है, किसी को क्या कहना है, तो ऐच्छिक है। और अनैच्छिक जो हमारे बस में नहीं है, जैसे सांस लेना है, भोजन का पचना है, या कोई भी चीज़ जो हमारी बस में नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं अनैच्छिक। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग का स्तरीय पेशियाँ, चिकनी पेशियाँ, हृदय पेशियाँ, कंकालीय पेशियाँ। तो यहाँ पे सही आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे स्तरीय पेशियाँ, चिकनी पेशियाँ हो जाएगी और यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोग का हृदय पेशियाँ। ये हमारे बस की नहीं होती हैं। जो हमारे बोन से जुड़ा हो वो हमारे बस का होता है, लेकिन जो चिकनी पेशियाँ होती हैं और हृदय पेशियाँ हमारे बस में नहीं होती हैं। अगला पूछा गया है कि पादप में विभाज्य ऊतक है, स्थानाकृत या अस्थायी होता है, कुछ भागों तक सीमित नहीं होता है, अस्थानाकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी विभाज्य ऊतक यानी विभाजन होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? तो प्रतिकूल परिस्थितियों से बचावा, गैसीय विनिमय, जल संवहन और वास्तुसर्जन। तो यहाँ पे पूछा है बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस का कार्य कौन सा नहीं है? तो जल संवहन का कार्य हमारे एपिडर्मिस का नहीं है। अशुद्ध वाक्य को चुनना है। तो रुधिर के अधात्री मैट्रिक्स में प्रोटीन, लवण एवं हार्मोन्स होते हैं। दो अस्थियां स्नायु को वजह से जुड़ी होती हैं। कंडरा रेशहीन एवं कमजोर फ्राइजल ऊतक होता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि कमजोर नहीं होता है। तो यही सही हो जाएगा। उपास्थि संयोजी ऊतक का प्रकार है। तो ये सही है, क्योंकि संयोजी में आप लोग का ब्लड आ जाता है,
तो यहाँ पे उपास्थियाँ आ जाती है, कंडरा आ जाते हैं, ये कंडरा टेंडन ये सब संयोजी ऊतक में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसमें उपास्थियाँ नहीं पाई जाती हैं, यानी उपास्थियाँ किसमें नहीं होती हैं? तो आपके कान में उपास्थियाँ होती हैं, नाक में भी होती है, कंठ में भी होता है, लेकिन यहाँ पे सही हो जाएगा किडनी यानी वृक्क में। मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित कहाँ पे होता है? तो वसा आप लोग का कहाँ भंडारित होता है? वसा में ऊतक में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? अस्थि अधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है? तो फ्लोराइड और कैल्शियम की, कैल्शियम और फास्फोरस की, कैल्शियम और पोटेशियम की, फास्फोरस और पोटेशियम की। तो सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस की, यानी यहाँ पे सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, यानी संकुचन के लिए, ये जैसे कि आपने हाथ को मोड़ा फिर फैलाया, मोड़ा फैलाया, तो इसके लिए कौन सा उपयोगी होता है? तो यहाँ पे आप लोग का अस्थियों में, रुधिर में, उपस्थिति में, ये पेशियों में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐच्छिक पेशियाँ, ऐच्छिक जो हमारे बस में हो, अनैच्छिक जो हमारे बस में न हो। तो ऐच्छिक पेशियाँ, आहार नाल, क्या आहार नाल हमारे बस में है? पाद यानी पैर, आँख की परितारिका हमारे बस में नहीं है, फेफड़ा की श्वासनी नहीं है, तो पैर, हाँ पैर हम लोग के बस में है, क्योंकि हम चाहेंगे तो चलेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेंगे। तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाई जाती है? तो किसके अंदर तंत्रिका ऊतक नहीं होता है? तो मस्तिष्क में होता है, मेरु रज्जु में होता है। यहाँ पे आप लोगों को कंडरा में तंत्रिका ऊतक नहीं होता है, तंत्रिका ऊतक में, तो आप लोग को सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता है? यानी तंत्रिका और तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का अंतिम छोर, कंडरा, यानी द्रुमिक, डेंड्राइट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कंडरा। जैसे कि आपने तंत्रिका तंत्र का अगर स्ट्रक्चर देखे हैं तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे डेंड्राइन है, डेंड्राइड्स होता है, यहाँ पे सेल बॉडी होता है, यहाँ से माइलिन की शीथ निकली होती है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों को मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? तो कंडरा, वसा ऊतक, एरियोलर ऊतक, उपस्थियाँ। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का एरियोलर ऊतक। निम्नलिखित में कौन सी पेशियाँ ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करती है? तो ये आप लोग का हृदय पेशियाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर की उपस्थिमय ऊतकों में पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है कि यहाँ पे मास्टर कोशिकाएं, क्षार कोशिका, बेसिफिल्स, ऑस्टियोसाइट्स, उपास्थ्यणु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ है, तो फ्लोएम में कौन सा निर्जीव होता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम तंतु। बाकी सब सजीव होता है, बस यही निर्जीव होता है। अगर वही जाइलम फ्लोएम में, तो ये हो गया, जाइलम में पूछे थे तो जाइलम पेरेनकाइमा, यहाँ पे वहाँ पे वो सही हो जाएगा। यानी जाइलम पेरेनकाइमा सजीव होता है, बाकी मृत होता है, या यहाँ पे सारे सजीव होते हैं, फ्लोएम तंतु निर्जीव होता है। निम्नलिखित में से किसमें परिपक्व के समय केंद्रक लोप नहीं होता है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं में हो जाता है, सहचर कोशिकाओं में नहीं होता है, यानी सहचर कोशिकाओं में केंद्रक लोप नहीं होता है। अगला इसमें इन सभी में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मरुस्थलीय पादपों में जल हास के दायर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है? तो सही आंसर उपत्वचा, क्यूटिकल, स्टोमेटा, लिग्निन, सुबेरिन। तो सही आंसर आप लोग का हो जाता है क्यूटिकल के कारण जल हास के दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है? तो क्यूटिकल जो होता है जल हास को रोकता है। एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं, इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्व संवहन में सहायक करने वाला ऊतक कौन सा है? तो यानी जल का संवहन कौन करता है? तो जाइलम वाहिकाएं करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काटकर हटा दिया जाए तो भी यह पौधे लंबाई में बढ़ता रहता है, ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण होता है? यानी यथा कैम्बियन, शीर्ष विभाज्य ऊतक, पार्श्वी विभाज्य ऊतक या अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। तो सही आंसर हो जाएगा अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक। एक कील के वृक्ष के तने में भूमि सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर ठोक दिया गया है। 3 वर्ष के पश्चात यह कील निचले स्तर पे आ जाएगी, उच्चतर स्तर पे आ जाएगी, उसी स्थान पर बनी रहेगी, पार्श्व में बनी रहेगी। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उसी स्थान पर बना रहेगा। मृदुतक कोशिका होती हैं तो अपेक्षाकृत अवशिष्टकृत या पतली भित्ति वाली, मोटी भित्ति युक्त एवं विशिष्टकृत लिग्निन युक्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, पादप में लचीलापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो लचीलापन के लिए जिम्मेदार होता है स्थूलकोणिक ऊतक। अगला क्वेश्चन देखिए, और इस चैप्टर का देखिए, कार्क कोशिका में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होने से जल तथा गैसों के लिए पारगम्यता समाप्त हो जाती है? तो सेलुलोज, लिपिड, सुबेरिन, लिग्निन। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का सुबेरिन के कारण ये सी होता है। स्थलीय पर्यावरण में पादपों को उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव है? तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर हो जाता है अंतर्विष्टीय विभाज्य ऊतक, संवहनीय ऊतक, शीर्ष विभाज्य ऊतक या मृदु ऊतक। तो सही आंसर हो जाएगा संवहन ऊतक। अगला क्वेश्चन देखिए, गलत वाक्य इसमें से आप लोग को चुनना है। तो मैट्रिक्स के स्वरूप ऊतकों के कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। वसा का संग्रह त्वचा के नीचे एवं यांत्रिक अंगों के मध्य होता है। उपकला ऊतक के मध्य अंतर कोशिकीय स्थान होता है। या रेखित पेशियों की कोशिकाएं बहुकेंद्रीय और अशाखित होती हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यही गलत है, अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधों में जल संवहन ऊतक सामान्यतः निम्नलिखित में से किस में पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा वाहिनी काय में। तो इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग ऐसे ही क्लास में बने रहिए। सारे चैप्टर जैसे कि आप लोग का हम लोग 9th से स्टार्ट किए हैं, तो 9th 10th उसके बाद 6th 7th 8th का देखेंगे। ये एनसीईआरटी ओरिजिनल एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि